स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नई क्लास में आपका स्वागत है। अपनी क्लास है बीए सेकेंड ईयर और उसका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। और फर्स्ट पेपर जहाँ तक सवाल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही होगी। मेरा नाम है कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। तो अपने विषय में इस साल आपके दो पेपर लगेंगे। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर है आपका, और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर है आपका। जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, थोड़ा बहुत परिचय आपको पिछले बार जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए थे वहाँ आपने कुछ जाना होगा कि माइक्रो और मैक्रो दो बेसिक ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें से एक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और दूसरी आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और थर्ड ईयर में एक और पेपर मुद्रा बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस करके एक और पेपर बेसिक आ जाता है, जिसमें 3 सालों में आप एक इकोनॉमिक्स के ज्ञाता या एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पारंगत हो जाते हैं। तो इस पेपर की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। चूँकि कोरोना काल की वजह से आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं और हम लोग क्लास में आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह तरीका ढूंढा गया है कि आपके जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हर लेक्चरर अपना वीडियो क्लास रिकॉर्ड करेगा और उसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देगा और उसका लिंक आपको शेयर कर देगा। तो इसका लिंक आपको टाइम टू टाइम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टीचर से बात करके अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नंबर ऐड करा लें, ताकि आप इन सब चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र जो आपने पिछले साल पढ़ा उससे इस रूप में भिन्न है कि जहाँ माइक्रो माइक्रो शब्द से ही सूक्ष्म, आप जानते हो माइक्रोस्कोप है ना, तो माइक्रोवेव यानी बहुत ही सूक्ष्म ता से इसका संबंध होता है। जबकि यदि समग्र की बात करें, एग्रीगेट्स की बात करें, योगों की बात करें, जोड़ों की बात करें, तो वह समष्टि कहलाता है। तो दोनों ही ग्रीक भाषा के वर्ड से निकले हैं और समष्टि का अर्थ योग से है। योग यानी जोड़, जोड़ यानी कुल। जैसे एक व्यक्ति की आय माइक्रो करेगा अध्ययन उसका, और एक राष्ट्र की आय जिसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं या लाखों व्यक्ति हैं, उन सब की आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो उनका जो अध्ययन है या राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। तो मेरे ख्याल से जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है उसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। अब उदाहरण के लिए क्या क्या अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, संपूर्ण देश का रोजगार का स्तर या बेरोजगारी का स्तर, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी वह विषय है जिसका विस्तार से अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही व्यापक विषय है। समग्र रूप में अध्ययन करने की इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका अध्ययन माइक्रो की बजाय मैक्रो के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तो ये सब वो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब कोई भी चीज़ या कोई भी शास्त्र या कोई भी सिद्धांत का अर्थ समझने के बाद में आपको उसकी परिभाषा देनी पड़ती है। परिभाषा किसी भी विचारक की नज़रिए से या उसके शब्दों में। जैसे आप राजनीति शास्त्र यदि पढ़ रहे हैं तो आप किसी राजनीति विज्ञान के ज्ञाता के या लेखक के शब्दों में परिभाषा देंगे। यहाँ हम किसी अर्थशास्त्री के
शब्दों में परिभाषा से अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो स्लाइड में जैसा कि आपके लिखा हुआ है प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा, बहुत इजी परिभाषा है इसलिए मैंने इसे उठाया है। आपको जब भी किताब मिलेगी समष्टि अर्थशास्त्र की, बहुत सी परिभाषाएं उसमें होगी, जो आप याद कर सकें, जिसमें अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो, वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा, जिसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी ये उन्हीं के शब्द हैं एज इट इज। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों का नहीं बल्कि उनके समूह का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इन्वर्टेड कोमास आप यहाँ बंद कर देंगे, इसमें टाइपिंग एरर की वजह से इन्वर्टेड कोमास नहीं आ पाई है, लेकिन आप इस परिभाषा को इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर देंगे। सिंपल सी परिभाषा है, व्यक्तिगत इकाई का नहीं वरन समूह का अध्ययन करती है। जैसे व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर पूरे देश का जनरल प्राइस लेवल जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति की गणना करते हैं, उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। और किसी व्यक्तिगत फर्म या व्यक्तिगत किसान या व्यक्तिगत यूनिट की उत्पादन के स्थान पर पूरे देश के राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन इसमें किया जाता है। एक और परिभाषा मैंने इसमें ली है, प्रोफेसर जी एक्ले, गार्डनर एक्ले, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। माइक्रो और मैक्रो के अंतर को समझाने की परिभाषा करने के लिए इन्हें बहुत याद किया जाता है। इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इसे कुछ इस तरीके से समझाया है कि जैसे एक हाथी है, तो हाथी के बहुत सारे अंग हो सकते हैं, होते हैं, उनका एक एक अंग का अध्ययन अलग अलग माइक्रो रूप से करना, वो यानी सूक्ष्म दृष्टि से करना, वो माइक्रो की विषय वस्तु है। और हाथी का पूरा आकार, प्रकार और गतिविधियों के संचालन की बात करना, वो मैक्रो की विषय वस्तु है। तो एक एग्जाम्पल देके उन्होंने बहुत ही सरलतम तरीके से विद्यार्थियों को माइक्रो और मैक्रो का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। तो आप गार्डनर एक्ले की परिभाषा भी ले सकते हैं, या शब्द सीमा देखेंगे प्रश्न की, यदि प्रश्न बड़ा है तो 2 परिभाषाएं, अन्यथा एक ही परिभाषा आप जो आपको पसंद आए वो परिभाषा आप इसमें दे सकते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। किसी भी विषय का क्षेत्र या उसकी विषय सामग्री, या उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्कोप, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अन्यथा वो इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस पेपर को आप पढ़ने जा रहे हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है। यानी कि साल भर के सिलेबस में वही चीज होती है जो उस विषय की विषय वस्तु होती है। तो इससे आपको आपके सिलेबस की भी जानकारी मिल जाती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के रूप में हम इसको पॉइंट्स बना लेते हैं, और अलग अलग पॉइंट्स में कुछ स्पष्टीकरण हम यहाँ देना हमसे अपेक्षित रहता है। और विस्तार रूप से हम तब पढ़ेंगे जब एक एक चैप्टर को हम आगे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तक, आपके 5 यूनिट्स होते हैं इस पेपर में, तो अलग अलग यूनिट में इन्हीं विषय वस्तु को पढ़ा जाएगा, तो वहाँ हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या स्कोप या विषय सामग्री में सबसे पहला बिंदु है आय व रोजगार का सिद्धांत। पूरे राष्ट्र की आय यद्यपि व्यक्तिगत आयों का जोड़ ही होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय अपने आप में व्यक्तिगत आय से विशिष्ट स्थान रखती है। जैसे किसी एक व्यक्ति की आय में तो उसकी लीगल, इलीगल सब तरीकों से प्राप्त आय भी शामिल हो सकती है, होती है, वह व्यक्ति की आय मानी जाती है। कोई चोर है, कोई डकैत है, या किसी की लॉटरी निकल आई है, या किसी ने प्लॉट 1 लाख में खरीदा और 5 लाख में बेच दिया, तो 4 लाख अतिरिक्त उसको आय हो गई। ये सारी आय एक व्यक्तिगत आय का हिस्सा हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय आय के मापन के समय कुछ विशेष नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी क्रियाओं द्वारा अर्जित आय। इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। कानूनी क्रियाओं द्वारा अर्जित आय ही केवल और केवल मात्र राष्ट्रीय आय का हिस्सा भारत में बनती है। यानी भारत में कानूनी रूप से इसे परिभाषित किया हुआ है। विभिन्न देशों ने कुछ क्रियाओं को, जो भारत में अभी इलीगल क्रियाएं हैं,
लेकिन थाईलैंड जैसे कुछ देश में कुछ इलीगल, जो हमारे लिए इलीगल है, उन्होंने उनको लीगल फॉर्मेट में बताकर अपनी राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना है। उस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है और पूरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रोजगार का अध्ययन किया जाता है। रोजगार का आय से चूंकि सामान्यतः सकारात्मक और धनात्मक संबंध होता है, यानी आय बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो आय बढ़ती है। इसलिए इन दोनों का विश्लेषण जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तार से किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु अपन चल रहे हैं समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत, जिसको अपन सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं, जिसकी इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल थियरी ऑफ प्राइस। माइक्रो में जहां एक वस्तु, एक फर्म या एक उद्योग यानी व्यक्तिगत इकाई में कीमत निर्धारण कैसे होता है, यानी उस व्यक्तिगत वस्तु की, उस व्यक्तिगत इकाई की कुल मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों से उस व्यक्तिगत वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। वहीं पूरे राष्ट्र में एक सामान्य कीमत स्तर होता है, जिसमें पूरे राष्ट्र की समस्त वस्तुओं की प्रतिनिधि वस्तुओं को लेकर उनके एवरेज कीमत स्तर को निकाला जाता है। एवरेज यानी औसत, जो आप मैथ में करते आए हो छोटी कक्षाओं में, औसत निकालना आपको आता होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके। हम इसे स्टार्ट्स में सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकालते हैं। तो इस तरीके से जनरल प्राइस लेवल निकाला जाता है। और जनरल प्राइस लेवल से जुड़ी चीज़ें होती हैं मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संस्फीति। ये शब्द आप बहुत बार बार सुनेंगे। आगे भी हम जब नेक्स्ट बिंदु में भी जाएंगे तब भी वहाँ ये आपको सुनने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट में यहाँ इतना ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सुनियोजित सिद्धांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। अतः एक प्लान्ड वे में उसका विकास किया जा सकता है। विभिन्न विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में कहीं पूंजीवाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं जैसे भारत जैसे देश में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उद्देश्य सबका एक ही है, देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो विकास और नियोजन यानी प्लानिंग के सिद्धांतों की व्याख्या समय समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है और इनमें कुछ मेथड्स दिए जाते हैं जिस पर कोई भी देश विकास करके विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था की ओर जाने की, यानी यदि हम भारत हैं तो हमारा जो हमसे जो ऊंचा देश है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, जीवन स्तर ऊंचा है, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इन समस्त विधियों और तकनीकों का अध्ययन जो है वो समष्टि शास्त्र की इस बिंदु के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है आपका व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं इसे। और आपके जो स्लाइड है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप। जो भी आप पॉइंट बना रहे हैं उसमें लिखिए थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। थोड़ा सा उसमें गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो व्यापार चक्र क्या होते हैं? देश की सामान्य मूल्य स्तर और देश की मुद्रा के मूल्य से जुड़ी सिद्धांत होते हैं, जिसमें कि देश की अर्थव्यवस्था के उच्चावचनों का अध्ययन किया जाता है कि प्राइस लेवल किधर जा रहा है। एक एवरेज लेवल से बहुत ऊपर जा रहा है, एक एवरेज लेवल से नीचे जाता जा रहा है। तो जो ऊपर जाता जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक तो समृद्धि काल आता है, लोग खुश हो जाते हैं, उत्पादन अपने परवान पर होता है और सबको रोजगार सृजन होता है, तो सब खुश रहते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद में वह स्फीति में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब एक एवरेज से नीचे प्राइस लेवल जाने लगते हैं तो मुद्रा का मूल्य हालांकि बढ़ जाता है, लेकिन लोगों के हाथ में क्रय शक्ति न होने की वजह से, जिसे हम मंदी कहते हैं, क्रय शक्ति न होने की वजह से लोग जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड हैं उसको भी नहीं खरीद पाते हैं। तो अन्य चीज़ों के प्रोडक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरीके से मंदी आ जाती है। आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व इस समस्या, मंदी की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब जगह लॉकडाउन है, रहा है बहुत लंबे समय तक। अभी भी पूर्णतया नहीं खुल पाया है, लोगों की छंटनी हो गई है, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों के पास
क्रय शक्ति नहीं है, आय के साधन नहीं है, इसलिए वो खरीद शक्ति भी उनकी कम हो गई है, तो अर्थव्यवस्था में मंदी छा जाती है। इन समस्त व्यापार चक्रों का अध्ययन और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कौन सी वो तरीके होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था इन सब चक्रों से बाहर आएगी, इन सब का अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज। इसमें भी ब्रैकेट में इंग्लिश में जो लिखा है उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल नहीं, मतलब पूरा पॉइंट ही गलत है, तो आप इसको नोट करते समय अगर इंग्लिश में नोट करें तो लिखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट प्रिंसिपल्स। तो सब जानते हैं आज किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो चीज़ हम नहीं बना पाते हैं या महंगी बना पाते हैं वो हम उस देश से आयात कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, जो वहाँ सस्ती बन रही है। और जो चीज़ हम सस्ती बना सकते हैं उसे हम निर्यात कर देते हैं उस देश को जहाँ वो महंगी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार यही है, रहा है और रहेगा। उसके बाद इसमें जटिलताएं जुड़ जाती हैं क्योंकि हर देश अपना एक अलग मुद्रा व्यवस्था रखता है, अलग उसकी कल्चर होती है, अलग सिद्धांत, नियम, कानून आदि होते हैं। तो इस तरीके से अलग देश होने की वजह से हर देश अपने अपने नियमों में बंधा होता है, तो व्यापार के सिद्धांत या थियरीज या नियम बनाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा है विदेशी विनिमय, क्योंकि मुद्रा में भुगतान अलग अलग मुद्राएं होने की वजह से एक नियम बनाने के बाद वह तय होता है। तो इन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं वितरण का सिद्धांत, नेक्स्ट मुद्रा बैंकिंग का सिद्धांत और नेक्स्ट राजस्व का सिद्धांत। इसे मैं जल्दी जल्दी स्पष्ट करूंगी। वितरण का सिद्धांत माइक्रो लेवल पर आपने पिछले साल पढ़ा कि एक वस्तु को उत्पादित करने में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, यदि 4 साधन लगे हैं तो उस, मान लीजिए एक फर्म है, उसकी समस्त उत्पादन की जब इकोनॉमिक वैल्यू निकल आती है उसको विक्रय करने से, तो जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, यानी यह उन्हीं में वितरित की जाती है आय के रूप में। और मैक्रो लेवल पे यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो भी वितरण के सिद्धांत, यानी राष्ट्रीय आय में टोटल श्रम, टोटल भूमि, टोटल पूंजी और टोटल साहस जो देश का है उनका क्या योगदान रहा है, वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। मुद्रा और बैंकिंग से जुड़ी हुई समस्त बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र ही करता है। और मुद्रा की जटिलताओं, मुद्रा के कार्यों, मुद्रा के निकट स्थानापन्नों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर किस तरह से कार्य करेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो समस्त बैंकिंग सिद्धांतों का, एक सेंट्रल बैंक होती है, कुछ व्यापारिक बैंकें होती हैं, कुछ निवेश बैंकें होती हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं, कुछ एग्रीकल्चर बैंकिंग होती है, व्यापारिक बैंकिंग होती है, समस्त का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें विषय सामग्री है समष्टि अर्थशास्त्र की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के लिए वित्तीय संस्थाएं बनाई गई हैं, विकासशील और उससे भी कमजोर देशों के विकास के लिए और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और राजस्व के सिद्धांत की यद्यपि इसमें कम भूमिका है, ये राजस्व के सिद्धांतों का अध्ययन माइक्रो की विषय वस्तु है, लेकिन कुछ रूप में मैक्रो में भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह आपका टॉपिक यहीं हम खत्म करते हैं। जो भी किताब हो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आपको मिलें तो आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स आप शामिल किए हैं और आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी परिभाषा और क्षेत्र होने के बाद इसकी ब्रांचेस क्या है, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।